अपनी शादी का वीडियो देखते हुए मैंने पड़ोस में रहने वाली शिल्पा भाभी से पूछा, क्या आप इस नीली साड़ी वाली सुंदर औरत को जानती है? इस रूपसी का नाम रुक्मणी है। यह बलराम की भाभी भी है और पक्की सहेली थी। ये दोनों कॉलेज में साथ पढ़े हैं और इसका पति अर्जुन बलराम के साथ काम करता है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पति के ऊपर रुक्मणी के आकर्षक व्यक्तित्व का जादू सिर चढ़कर बोलता है। मेरे सवाल का जवाब देते हुए वे कुछ संजीदा हो उठी थी। क्या आप मुझे इशारे से यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि बलराम और रुक्मणी भाभी के बीच कोई चक्कर है? स्नेहा, सच तो यह है कि मैं इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकती। रुक्मणी के पति अर्जुन को इनके बीच के खुलेपन से कोई शिकायत नहीं, तो आप साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि इनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है? स्त्री पुरुष के बीच सेक्स का आकर्षक नैसर्गिक है। यह देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी दूषित कर सकता है। जल्द ही तुम्हारी रुक्मणी और अर्जुन से मुलाकात होगी, तब तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि तुम्हारे साहब और उनकी लाडली भाभी के बीच किस तरह के संबंध है। यह बात मेरी समझ में आती है। बैक्यू भाभी, मैंने उनके गले से लगकर उन्हें धन्यवाद दिया और फिर उन्हें अच्छा सा नाश्ता कराने के काम में जुट गई। पहले मैं अपने बारे में पूरा बता देती हूँ। प्रकृति ने मुझे सुंदरता देने की कमी शायद जीने का भरपूर जोश व उत्साह देकर पूरी की है। फिर होश संभालने के बाद 2 गुण मैं अपने अंदर खुद पैदा किए। पहला, मैंने नए काम को सीखने में कभी आलस नहीं किया और दूसरा यह कि मैं अपने मनोभाव संबंधित व्यक्ति को बताने में कभी देर नहीं लगाती हूँ। मेरा मानना है कि इस कारण रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने की नौबत नहीं आती है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मेरे इन सिद्धांतों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तभी शिल्पा भाभी की बातें सुनने के बावजूद रुक्मणी भाभी को लेकर मैंने अपना मन साफ रखा था। हम शिमला में सप्ताह भर का हनीमून मनाकर कल ही तो वापस आए थे। मैं तो वहाँ से बलराम के प्रेम में पागल ही कर लौटी हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसा रंगीन समय ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आता। अतः मैंने तय कर लिया कि इस मौज मस्ती को आजीवन अपने दाम्पत्य जीवन में जिंदा रखूँगी। उसी दिन अर्जुन भैया ने बलराम को फ़ोन करके हमें अपने घर रात के खाने पर आने के लिए आमंत्रित किया था। वहां पहुंचने के आधे घंटे के अंदर ही मुझे एहसास हो गया कि इन तीनों के बीच दोस्ती के रिश्ते की जड़ें बड़ी मजबूत है। वे एक दूसरे की टांग खींचते हुए बात बात में ठहाके लगा रहे थे। मुझे अर्जुन भैया का व्यक्तित्व प्रभावशाली लगा। वे जोरू के गुलाम तो बिल्कुल नहीं लगे, पर रुक्मणी का जादू उनके भी सिर चढ़कर बोलता था। मेरे मन में एकाएक यह भाव उठा कि यह इंसान मजबूत रिश्ता बनाने के लायक है। अतः मैंने विदा लेने के समय भावुक होकर उनसे कह दिया, मैंने तो आपको आज से अपना बड़ा भाई बना लिया है। इस साल मैं आपको राखी बांधूंगी और आपसे बढ़िया सा गिफ्ट लूँगी। क्योंकि मेरी बात सुनकर अर्जुन भैया के साथ साथ उनकी माँ की आंखें भी नम हो गई थी। मुझे बाद में बलराम से पता चला कि उनकी इकलौती छोटी बहन 8 साल की उम्र में दिमागी बुखार का शिकार हो चल बसी थी। अगले दिन शाम को मैंने फ़ोन करके बलराम से कहा कि वे अर्जुन भैया के साथ ऑफिस से सीधे रुक्मणी भाभी के घर आएँ। वे दोनों ऑफिस से लौटी रुक्मणी भाभी के पीछे पीछे घर में घुसे। यह देखकर उन सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि रुक्मणी भाभी का बड़ा घर जगमग कर रहा था। मैंने रुक्मणी भाभी की सास के बहुत मना करने के बावजूद पूरा दिन मेहनत करके सारे घर की सफाई कर दी थी। रुक्मणी भाभी की सास खुले दिल से मेरी तारीफ करते हुए उन सब को बार बार बता रही थी, तेरी बहू का जवाब नहीं है। बलराम कितनी कामकाजी और खुशमिजाज है यह लड़की। तुम अभी नई दुल्हन ही और वैसे भी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रुक्मणी भाभी कुछ परेशान और चिढ़ी सी प्रतीत हो रही थी। भाभी, मेरे भैया का घर मेरा मायका हुआ और नई दुल्हन के लिए अपने मायके में काम करने की कोई मनाही नहीं होती है।
अपनी कमकाजी भाभी का घर संभालने में क्या मैं हाथ नहीं बटा सकती हूँ? उनका दिल जीतने के लिए मैं खुलकर मुस्कुराई थी। बैक्यू स्नेहा, मैं सब के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर औपचारिक से अंदाज में मेरी पीठ थपथपाकर वे रसोई की तरफ चली गई। मुझे एहसास हुआ कि उनकी नाराज़गी दूर करने में मैं असफल रही हूँ, लेकिन मैं भी आसानी से हार मानने वालों में नहीं हूँ। उन्हें नाराज़गी से मुक्त करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई। आपको मेरा ये सब काम करना अच्छा नहीं लगा ना? मैंने उनसे भावुक होकर पूछा। घर की साफ सफाई हो जाना मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए मुझसे उल्टा सवाल पूछा। मुझे आपकी आवाज़ में नापसंदगी के भाव महसूस हुए, तभी तो मैंने यह सवाल पूछा। आप नाराज़ हैं तो मुझे डांट लें, पर अगर जल्दी से मुस्कुराएगी, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। मैं किसी छोटी बच्ची की तरह से मचल उठी थी। किसी इंसान के लिए इतना संवेदनशील होना ठीक नहीं है। स्नेहा, वैसे मैं नाराज़ नहीं हूँ। उन्होंने इस बार प्यार से मेरा गाल थपथपा दिया तो मैं खुशी जाहिर करते हुए उनसे लिपट गई। उन्हें मुस्कुराता हुआ छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में लौट आई। वे जब तक चाय बनाकर लाई, तब तक मैंने अर्जुन भैया और बलराम को अगले दिन रविवार को पिकनिक पर चलने के लिए राज़ी कर लिया था। रविवार के दिन हम सुबह 10 बजे घर से निकलकर नेहरू गार्डन पहुंच गए। मैं बैडमिंटन अच्छा खेलती हूं। उस खूबसूरत पार्क में मेरे साथ खेलते हुए भाभी की सांसें जल्दी फूल गई, तो मैंने उनके मन में जगह बनाने का यह मौका चूकी नहीं थी। भाभी, आप अपना स्टेमिना बढ़ाने व शरीर की लचीला बनाने के लिए योगा करना शुरू करो। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों ने बलराम और अर्जुन भैया का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था। क्या तुम मुझे योगा सिखाओगी? भाभी ने उत्साहित लहजे में पूछा। बिल्कुल सिखाऊंगी, कब से? अभी से पहली क्लास शुरू करते हैं। उन्हें इनकार करने का मौका दिए बगैर मैंने अर्जुन भैया व बलराम को भी चादर पर योगा सिखाने के लिए बैठा लिया था। मुझे योगा भी आता है और एरोबिक डांस करना भी। मेरी शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सजना संवरना सीखने पर कम और फिटनेस बढ़ाने पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया। शरीर में गर्माहट लाने के लिए मैंने उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी। तुम अपने रंग रूप को लेकर इतना चिंतित क्यों रहती हो स्नेहा? रुक्मणी भाभी की आवाज़ में हल्की चीड़ के भाव सबने ही महसूस किए होंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।